हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइटोन एजुकेशन। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर एनिमल किंगडम। आई होप आप लोगों ने जो है वो लास्ट लेक्चर्स को अपने रिकॉल किया होगा, एनसीईआरटी को रीड किया होगा। एंड आगे हम पढ़ने जा रहे हैं आज फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने फाइलम टीनोफोरा को डिस्कस किया था, ठीक है ना। बहुत ही छोटा सा फाइलम है। एंड आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट संग प्लेटीहेल्मिन्थीज। देखिए फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज जो है यहाँ पे ये जो है आपका नेक्स्ट फाइलम है। एंड अभी तक के जो फाइलम आपने पढ़े हैं उसी से आगे बस आपको थोड़ा सा विकास, इवोल्यूशन को सोचना है, विकास के बारे में सोचना है। एंड वो जो है वो प्लेटीहेल्मिन्थीज में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो देखिए क्या है कि प्लेटीहेल्मिन्थीज जो है वो कैरोलस लीनियस ने जो है वो इसको क्या किया था कि जितने भी वर्म्स आते हैं, अब सारी के साथ अपन जो आगे के जो कुछ फाइलम पढ़ेंगे, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, इन सभी के अंदर आप वर्म्स को पढ़ेंगे, ठीक है ना। जितने भी कृमि होते हैं, वर्म्स होते हैं, उन्हें जो है वो उनकी स्टडी की गई थी। तो जितने भी फ्लैट वर्म्स हैं, ठीक है, चपटे कृमि जितने भी होते हैं, उन सभी को रखा जाता है प्लेटीहेल्मिन्थीज के अंदर। इसीलिए इन्हें फ्लैट वर्म्स भी कहा जाता है, ठीक है। फ्लैट वर्म्स, चपटे कृमि, ठीक है ना बच्चों। तो ध्यान रखना जितने भी फ्लैट वर्म्स हैं वो सब प्लेटीहेल्मिन्थीज में इंक्लूडेड होते हैं। एंड साथ ही साथ प्लेटीहेल्मिन्थीज जो है इसको कैरोलस लीनियस ने, ठीक है ना, कैरोलस लीनियस ने इसका एक ग्रुप बनाया था, वर्मिस ग्रुप। वर्मिस ग्रुप के अंदर आने वाले जितने भी एनिमल्स हैं, ठीक है, जितने भी एनिमल्स हैं उनमें एस्केहेल्मिन्थीज और प्लेटीहेल्मिन्थीज को रखा गया था। तो लीनियस ने जो है वो एक वर्मिस ग्रुप बनाया था जिसमें प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज में जितने भी वर्म्स हैं उन सभी को इंक्लूड किया गया था, ठीक है। एंड साथ ही साथ ध्यान रखना कि इनकी जो स्टडी होती है, स्टडी ऑफ वर्म्स, स्टडी ऑफ वर्म्स की कृमि, जितने भी वर्म्स का अपन अध्ययन करते हैं उन्हें उसे बोला जाता है हेल्मिन्थोलॉजी। हेल्मिन्थोलॉजी। तो ये एकदम बेसिक सी चीज़ है कि आप ये जो है वो फाइलम पढ़ने से पहले जो है वो एक बेसिक सी चीज़ें जाने कि इस फाइलम के अंदर सबसे पहले कि जितने भी फ्लैट वर्म्स है, चपटे कृमि, उन्हें रखा गया, ठीक है। लीनियस ने, कैरोलस लीनियस ने जो है वो इसे वर्मिस ग्रुप के अंदर रखा था, ठीक है ना, वर्मिस ग्रुप में रखा था। और वर्म्स की स्टडी करने की जो टर्म है उसको कहा जाता है हेल्मिन्थोलॉजी, ठीक है ना। क्या कहेंगे इसे? हेल्मिन्थोलॉजी कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये एक जनरल सी चीज़ है। तो ये एस्केहेल्मिन्थीज और प्लेटीहेल्मिन्थीज दोनों के बारे में है, ठीक है ना। तो फ्लैट वर्म्स जितने भी हैं इन्हें हम पढ़ेंगे प्लेटीहेल्मिन्थीज में, ठीक है। एस्केहेल्मिन्थीज जो होते हैं वो होते हैं राउंड वर्म्स, वो अपन आगे डिस्कस करते हैं। अभी तो प्लेटीहेल्मिन्थीज के ऊपर देखें, इनके जनरल कैरेक्टर्स के बारे में देखा जाए, सामान्य लक्षण, देखिए इनके सामान्य लक्षण यानी सबसे पहले इनका आवास के आधार पर देखा जाए तो ये इनका हैबिटेट जो होता है ये मोस्टली आपको देखने को मिलेंगे पैरासाइट नेचर के होते हैं, ठीक है, परजीवी प्रकृति के होते हैं। ये परजीवी प्रकृति कि ये क्या करेंगे, ज़्यादातर जो कशेरुकी हैं, ठीक है, जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उनके अंदर ये पैरासाइट के फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। उनके ऊपर रह सकते हैं, अंदर भी रह सकते हैं। तो ध्यान रखें कि वर्टिब्रेट्स के अंदर, कशेरुकियों के अंदर पाए जाते हैं ये एक पैरासाइट के फॉर्म में, ठीक है ना। कैसा होगा इनका नेचर? इनकी जो प्रवृत्ति होती है वो पैरासाइट नेचर के होते हैं ये, ओके।
परजीवी रूप में पाए जाएंगे कशेरुकियों के अंदर, जिनके वहाँ फ्लैट वॉर्म्स जो है वो अनेक डिजीज जो है वो बहुत सारी फैलाते हैं। तो ये पैरासाइट रहते हैं, पैरासाइट फॉर्म में होते हैं। तो परजीवी जो है ये हमने पहला नेचर पढ़ा है, ठीक है ना। ये फर्स्ट टाइम अपन एनिमल किंगडम में पढ़ रहे हैं कि एक ऐसा एनिमल है जो किसी दूसरे एनिमल के ऊपर पैरासाइट के फॉर्म में रहता है, ठीक है ना। तो बच्चे ध्यान रखें इस चीज़ का। आवास ज़्यादा इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, आवास का मतलब भी यही होता है। देखें, एक होता है हैबिट, एक होता है हैबिटेट, ठीक है। इंग्लिश में हैबिटेट जो है उसे आपने हिंदी में अपन बोलते हैं आवास, ठीक है। तो हैबिटेट अगर पूछा जाए तो हैबिटेट भी इनका मोस्टली देखा जाए तो पैरासाइट होते हैं, ठीक है, वर्टिब्रेट्स के ऊपर, और यही इनकी नेचर यानी हैबिट भी यही होती है इनकी। तो ध्यान रख लेना कि ऑलमोस्ट थोड़े बहुत कुछ एक होते हैं जो कि आपके एक्वेटिक यानी जलीय अवस्था में भी पाए जाते हैं। तो ज़्यादातर जो है वो ये कैसे होंगे, पैरासाइटिक होंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं इनका कि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, शारीरिक संगठन। देखिए शारीरिक संगठन, प्लेटीहेल्मिन्थेस के अंदर जो है वो ऑर्गन्स बनना शुरू हो चुके थे, इसीलिए इसमें अंग स्तर का देखने को मिलेगा, ठीक है ना। ऑर्गन लेवल पाया जाएगा, ठीक है ना। अंग स्तर यानी इसके अंदर ऑर्गन सिस्टम नहीं बने थे, लेकिन इनके अंदर जो है वो क्या बनना शुरू हो गया थे, ऑर्गन्स। तो इसीलिए सिर्फ अंग स्तर का पाया जाता है, ठीक है। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात देखें बच्चों कि प्लेटीहेल्मिन्थेस के अंदर सिविलाइजेशन की शुरुआत हो चुकी थी। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ जो अपन ने बेसिक लेक्चर लिए थे एनिमल किंगडम के। तो देखिए क्या था कि प्लेटीहेल्मिन्थेस में हालांकि हम कहते हैं कि सिर्फ ऑर्गन्स हैं, ठीक है ना, अंग है बने हुए, अंग तंत्र नहीं पाया जा रहा। तो ऑर्गन सिस्टम नहीं बना था, परंतु इसके अंदर नर्वस सिस्टम के बनने की शुरुआत हो चुकी थी, ठीक है। देखिए इसमें ऑर्गन बनना यानी अंग का बनना, इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट था कि हेड बनना स्टार्ट हो गया था, ठीक है ना, हेड बन चुका था। हेड बन चुका था, सिविलाइजेशन हेड बनने को बोलते हैं, ठीक है ना। तो देखिए हेड जो है वो बन चुका था अपने प्लेटीहेल्मिन्थेस के अंदर, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं था कि इसमें ब्रेन बन चुका था, ठीक है। हेड रीजन बना था, लेकिन इनके अंदर क्या था कि पूरी बॉडी के अंदर जो है वो नर्व्स पाई जाती थी, ठीक है, यानी नर्वस सिस्टम। हेड का मतलब क्या है, नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। तो देखिए इनकी बॉडी कुछ इस प्रकार से होती है, ये आपको जो है वो इस प्रकार से इसकी बॉडी देखने को मिलेगी, ठीक है ना। सो ये वाला जो पोर्शन है ये हेड रीजन है इसका, ठीक है, हेड रीजन था। सो हेड रीजन में क्या देखने को मिला हमें कि पूरी बॉडी के अंदर तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम जो है वो गैंग्लियन के फॉर्म में फैला हुआ है, ठीक है ना। इसमें तंत्रिका कोशिका जो है वो एक गैंग्लिया जिसे अपन बोलते हैं, सो गैंग्लिया जो है वो इसके अंदर पाया जाते थे, यानी नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र के लिए इसकी पूरी बॉडी के अंदर नर्व्स पाई जाती थी, ठीक है। पूरी बॉडी के अंदर क्या थी, नर्व्स फैली हुई थी इस तरीके से, जिससे ये सेंस कर सकते थे चीज़ों को, ठीक है ना। तो सेंस ऑर्गन्स जो है वो इनके अंदर डेवलप होना शुरू हुए थे, और ये जितनी भी तंत्रिका कोशिकाएं हैं, नर्व सेल्स हैं, ये नर्व सेल सारी इनकी हेड में जाकर के एकत्रित हो जाती थी, ठीक है ना। नर्व सारी की सारी हेड में जाकर के मिलती हैं नर्व सेल्स, ठीक है, और इन्हें अपन बोलते हैं गैंग्लियन, ठीक है ना। क्या बोलेंगे इन्हें, गैंग्लियन, ठीक है ना। एक गैंग्लिया है और बाकी जो है वो क्या है, गैंग्लियन। तो बच्चों ध्यान रखना कि हेड बनने के कारण क्या हुआ था कि जैसे हमारी बॉडी कि जैसे कंप्लीट पूरी बॉडी का जो कंट्रोल है वो हमारे ब्रेन के पास होता है। सो ब्रेन के अंदर क्या पाया जाता है कि जितनी भी तंत्रिका कोशिकाएं हैं, जैसे हमारे हाथ में, पैर में, ठीक है ना, हर जगह पे जो जितनी भी तंत्रिका कोशिकाएं हैं, न्यूरॉन्स हैं, वो सब इकट्ठा होती हैं ब्रेन के अंदर, और ब्रेन पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, ठीक है, सेंस करवाता है।
लेकिन यहाँ पर क्या था, ब्रेन नहीं बना था। सो कंप्लीट ब्रेन बनने के कारण इनमें ओनली कुछ गैंग्लियन पाए जा रहे थे। ठीक, हमारे अंदर तंत्रिका कोशिका होती है न्यूरॉन, लेकिन इनमें क्या बने, गैंग्लियन बने थे। दोनों में डिफरेंस है, इसमें न्यूरॉन नहीं पाए जाएंगे। ठीक है ना। सो गैंग्लियन जो है वो कहाँ पे एकत्रित हो गए थे, हेड रीजन के अंदर, ब्रेन ना बनने के कारण। ठीक है ना। तो यहाँ से इसका कंट्रोल जो है वो हो चुका था, कंट्रोल स्टार्ट कर दिया था इसने। तो बॉडी को जो है वो इसने एक तरीके से नर्वस सिस्टम को डेवलप करना स्टार्ट करा था। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए बच्चों, इनके अंदर अगला लक्षण ये है, अगला कैरेक्टर कि ये ट्रिप्लोब्लास्टिक नेचर के होते हैं। ठीक है, यानी इनमें एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म तीनों पाई जाएगी, ट्रिप्लोब्लास्टिक नेचर के होंगे। ठीक है ना। और तीनों जनन स्तर उपस्थित हैं हिंदी में। एंड साथ ही साथ एसीलोमेट होते हैं। ठीक है ना, कि अगुह्य होंगे, यानी इसके अंदर सीलोम का अभाव होगा। क्या होगा, सीलोम का अभाव होता है। अब आप जानते ही हैं कि जो सीलोम है, सीलोम अगर नहीं है उपस्थित, इसका मतलब क्या है कि मेसोडर्म की स्प्लिटिंग नहीं हो पाई है। ठीक है ना। तो मेसोडर्म की स्प्लिटिंग नहीं होती है। लेकिन देखिए इसके अंदर क्या पाया जाएगा कि एक्टोडर्म, मिड में एंडोडर्म एंड साथ ही साथ मेसोडर्म जो होती है वो एक्टोडर्म के बाहर की तरफ पाई जाएगी। देखिए बच्चों, आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि जैसे सपोज हमने कह दिया कि ये एक्टोडर्म है। ठीक है ना, ये क्या है, ये तो एक्टोडर्म है। ठीक, फिर उसके बाद मैंने कहा ये लेयर उसके जस्ट नीचे की तरफ है मेसोडर्म। ठीक है ना, ये कंप्लीट फिल्ड होता है एक्टोडर्म और मेसोडर्म से। सो ये मत समझना कि ये कोई कैविटी है। एंड उसके बाद में देखिए यहाँ पर हमने दो चीज़ें पढ़ी थी पहले, कि जब कभी मेसोडर्म की स्प्लिटिंग होती है तो एंडोडर्म और एक्टोडर्म दोनों के पास मेसोडर्म प्रेजेंट होती है और दोनों मेसोडर्म के बीच में सीलोम प्रेजेंट होती है। लेकिन ये एनिमल है एसीलोमेट, तो इनमें सीलोम तो है नहीं, लेकिन फिर भी इनमें देखो क्या मिलेगी, बॉडी कैविटी मिलेगी। बॉडी कैविटी जो होती है ये एंडोडर्म प्रेजेंट है। अब इस एंडोडर्म के बाहर और मेसोडर्म के बीच में जो जगह बच जाती है ये होती है बॉडी कैविटी। ठीक है, देह गुहा होती है, बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है। सो ये जो बॉडी कैविटी है, ध्यान रखना कि इसमें ना कोई मीजोग्लिया सिलेंट्रेटा के जैसे भरा हुआ है। ठीक है, ना ही यहाँ पर जो है वो आपको मेसोडर्म देखने को मिल रही है। ठीक है ना। तो मेसोडर्म, ये जो बॉडी कैविटी है इसके अंदर ध्यान रखना कुछ उत्तक भरे हुए होते हैं। ठीक है ना, कुछ टिश्यू फिल्ड होते हैं। ठीक है, तो जो उत्तक भरे हुए होते हैं उस उत्तक का नाम होता है मीजेनकाइमा। ठीक है ना, मीजेनकाइम टिश्यू, यहाँ लिख देते हैं। एसीलोमेट है और देखें मीजेनकाइम और पेरेनकाइम टिश्यू प्रेजेंट इन बॉडी कैविटी। तो जो देह गुहा जो है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होगी, मीजेनकाइम उत्तक और पेरेनकाइमा उत्तक जो है वह उपस्थित होते हैं, जिसके कारण सॉफ्ट रह जाती है थोड़ी सी बॉडी कैविटी। तो बच्चे ध्यान दें कि इसमें ये क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, यानी तीनों जनन स्तर उपस्थित है, इसमें तीनों जर्म लेयर्स है, लेकिन इनमें सीलोम नहीं पाई जा रही है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि एंडोडर्म के जस्ट बाहर की तरफ मेसोडर्म प्रेजेंट नहीं होगी, तो वहाँ पर बॉडी कैविटी प्रेजेंट होगी। ठीक है ना, ये बॉडी कैविटी देख रहे हैं आप। सो ये बॉडी कैविटी जो है वो किससे भरी हुई होगी, मीजेनकाइम और पेरेनकाइम उत्तकों से भरी हुई होती है। ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन करें आप। अब नेक्स्ट देखें बच्चों, कुछ इसके नेचर और लिखते हैं अपने।
जैसे सिमेट्री की बात करें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सिमेट्री तो आप बता ही सकते हैं कि इसमें क्या है, बाइलेटरल सिमेट्री है, ठीक है ना, द्विपार्श्व सममिति। द्विपार्श्व सममिति इसमें पाई जाती है बिकॉज ऑफ सिविलाइजेशन, हेड बनने के कारण, बताया था आपको मैंने, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप पिछले लेक्चर से आप समझ सकते हैं, अभी अपन इसको ज़्यादा नहीं समझेंगे, पहले देख चुके हैं अपन इसे। अब नेक्स्ट इज इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम। देखिए बच्चों, इसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो पूरी तरीके से डेवलप नहीं था, ठीक है। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो पूरी तरीके से डेवलप नहीं था। उत्सर्जन तंत्र, तो इसमें उत्सर्जन तंत्र के लिए एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती थी, ठीक है ना। आप ये मत समझना कि इसके अंदर पूरा का पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम डेवलप है, नहीं, इसमें सिर्फ अंग तंत्र स्तर का ही, ठीक है ना, बॉडी ऑर्गन लेवल तक का ही इसके अंदर पाया जाती है इसकी बॉडी, ठीक। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है ये फ्लेम सेल्स के थ्रू होता था, ठीक है ना। किसके थ्रू होता है, फ्लेम सेल्स की तरह, फ्लेम कोशिकाओं के, ज्वाला कोशिकाएं कहते हैं इन्हें, ठीक है। ज्वाला कोशिकाओं के थ्रू जो है वो फ्लेम सेल्स के थ्रू इनकी बॉडी से उत्सर्जन होता है, ठीक है। एंड इसे ही प्रोटोनेफ्रिडिया भी कहा जाता है। नोट डाउन करें कि प्रोटोनेफ्रिडिया फ्लेम सेल्स को ही कहा जाता है, ठीक है ना। और ये ही नेफ्रिडिया, देखें सबसे पहले अगर अपन ऑर्गन की बात करें तो आपने पढ़ा था कि जैसे पोरीफेरा वगैरह उनमें तो एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं पाया जा रहा था, तो अमोनिया डायरेक्ट वाटर के साथ बाहर निकल जाती थी, ठीक। अभी अपन यहाँ आकर के प्लेटीहेल्मिन्थेस में पहली बार देखा हमने कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं बनती हैं जो कि उत्सर्जित पदार्थों को बाहर निष्कासित करती है बॉडी से, ठीक है ना। तो उत्सर्जित कर देगी, वो है फ्लेम सेल्स, इसे ही कहा जाता है प्रोटोनेफ्रिडिया, ठीक है। देखिए प्रोटो का मतलब होता है पुराना, यानी प्रोटोनेफ्रिडिया आगे जाके नेफ्रिडिया में कन्वर्ट होगा एंड वही नेफ्रिडिया आगे जाकर नेफ्रॉन में कन्वर्ट होंगे। और हमारे अंदर वे सबसे विकसित प्रकार का उत्सर्जन तंत्र पाया जाता है जिसकी इकाई होती है नेफ्रॉन। तो ध्यान रखना, हम नेफ्रॉन एक सेल होगी, ठीक है। तो उसी तरीके से वो सेल बनी किससे है, तो सबसे पहले प्लेटीहेल्मिन्थेस के अंदर क्या बनी थी, फ्लेम सेल्स, इसी को क्या कहा जाता है, प्रोटोनेफ्रिडिया, ठीक है ना। तो इससे आगे जब अपन पढ़ेंगे तो आप खुद ही बता सकते हैं कि इसमें क्या पाए जाएंगे, नेफ्रिडिया आगे जाकर प्रोटोनेफ्रिडिया से बनेंगे, ठीक है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, देखिए इनमें सेक्सुअलिटी की बात की जाए, लैंगिकता की बात करें, तो ये यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल दोनों हो सकते हैं, ठीक है ना। एक लिंगी भी हो सकते हैं और द्विलिंगी भी हो सकते हैं, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज़ और कि इनमें जो विकास होता है, ठीक है, जो युग्मनज बनने के बाद जो विकास होता है वो हमेशा डायरेक्ट होता है, ठीक है ना। इसमें किसी भी प्रकार की लार्वा अवस्था उपस्थित नहीं होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि अभी तक अपन ने सभी के लार्वा पढ़े थे, लेकिन इसमें किसी तरीके का कोई लार्वा नहीं देखने को मिलता है, ठीक है बच्चों। अब देखें सेगमेंटेशन की बात करते हैं। सेगमेंटेशन, खंडीभवन, इनकी बॉडी जो होती है, अब देखिए प्लेटीहेल्मिन्थेस के यहाँ पर सेगमेंटेशन के अंदर थोड़ा सा आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा कि प्लेटीहेल्मिन्थेस के अंदर जैसे 3 क्लासेस होती है इनमें, ठीक है ना। 3 वर्गों में प्लेटीहेल्मिन्थेस को बांटते हैं। हमारे सिलेबस में नहीं है तो हम इतना क्लासेस के में डीप नहीं जाएंगे, लेकिन आप ध्यान रखें इसमें 2 क्लासेस में, जैसे एक में आता है प्लेनेरिया, क्वेश्चन बनता है इस पर, प्लेनेरिया एंड फेसियोला, प्लेनेरिया एंड फेसियोला, ठीक है ना। एक क्लास है इसकी जिसमें प्लेनेरिया को रखा जाता है, सेकंड क्लास है फेसियोला का रखा जाता है, एंड थर्ड है जिसमें ज़्यादातर टीनिया कोलाई जो है वो पढ़ते हैं, ठीक।
तो प्लेनेरिया और फैसियोला जो होते हैं ये अनसेगमेंटेड बॉडी होती है इनकी, ठीक है ना, यानी इनमें सेगमेंट नहीं मिलेंगे, अनसेगमेंटेड बॉडी है, खंड नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। हमने सेगमेंटेशन के बारे में भी बेसिक लेक्चर्स में बात करी हुई है, ठीक है। देखो बच्चों, मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि आपको पिछले लेक्चर्स देखने पड़ेंगे, बिकॉज अगर पिछले लेक्चर्स नहीं देखे तो उसमें दिक्कत हो जाएगी आपको, क्योंकि देखिए टर्मिनोलॉजीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, किसी भी चैप्टर को समझने के लिए टर्मिनोलॉजीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और ख़ास करके जब तक आप एक क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं तो क्लासिफिकेशन के अंदर टर्मिनोलॉजीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट इज कि प्लेनेरिया और फैसियोला तो अनसेगमेंटेड बॉडी है, टीनिया कोलाई जो होता है ये स्यूडो सेगमेंटेड होता है, ठीक है ना, आभासी खंडन इसमें पाया जाता है, ठीक है। आभासी खंडन जो होता है वो उपस्थित होता है इसके अंदर, इसमें कोई जो है वो इतना इम्पोर्टेंट, इतना वो नहीं है, आपको याद रखने में दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप ध्यान रख लेना, 3 एग्जाम्पल हैं, प्लेनेरिया, फैसियोला, टीनिया कोलाई, ठीक है। देखें अब नेक्स्ट बात करें, इनमें एक विशेष बात, एनसीईआरटी से थोड़ा सा हटके अपन बात कर रहे हैं। देखिए इनमें क्या होता है कि कुछ योग ग्लैंड्स मिलती है, योग ग्लैंड्स, ठीक है, योग ग्रंथियां मिलती है इसके अंदर। जो योग ग्रंथियां हैं, योग ग्लैंड्स, ये क्या करेंगी कि जो एग्स बन रहे हैं, ठीक है, जो अंडाणुओं का निर्माण हो रहा है, उन एग्स को न्यूट्रिशन देने का काम जो होता है वो योग ग्लैंड्स का होता है, ठीक है ना। तो इसमें ध्यान रख लेना कि ये प्रोवाइड न्यूट्रिशन, ठीक है, कि जो एग्स हैं, अंडे जो हैं, उन्हें भोजन प्रदान करने का काम करता है, पोषण देने का काम जो है वो योग ग्लैंड्स का होता है। तो ये ग्रंथियां जो है वो पाई जाती हैं इसमें, योग ग्रंथियां, ठीक है ना बच्चों। तो योग ग्रंथियां इसमें पाई जाती हैं, ये बात आप ध्यान रखें, ठीक है। इनके प्लेटी हेलमिन्थेस के अंदर एनसीईआरटी लेवल तक एंड इससे थोड़ा सा इधर अपन ने जो है वो एक्स्ट्रा पढ़ा है, तो ध्यान रखना बच्चों, थोड़ी सी हिस्ट्री है, जनरल बॉडी के बारे में बात की गई है, एंड नेक्स्ट इज कि उनकी बॉडी में कौन कौन से सिस्टम मिल रहे हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। तो ध्यान रखना कि फ्लेम सेल्स के ऊपर क्वेश्चन बनता है, ठीक है, ज्वाला कोशिकाएं इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ज्वाला कोशिकाएं इसके ऊपर बनता है। यहाँ पर एग्जाम्पल्स की जो बात करी अपन ने, इन एग्जाम्पल्स में डिफरेंस पूछा जा सकता है आपसे सेगमेंटेशन के बेसिस पे, तो आप ये एग्जाम्पल याद रखेंगे। सिफिलाइजेशन, जैसे मैंने हाईलाइट कर ही दिया है कि सिफिलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सबसे पहले स्टार्ट हुआ था इसमें, ठीक है, समझ में आ जाएगा ना बच्चों। अब नेक्स्ट है छोटी सी बात कि जो प्लेटी हेलमिन्थेस के मेंबर्स होते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा सबसे पहले कि ये वर्टिब्रेट्स के अंदर पैरासाइट रहते हैं, ठीक है ना, वर्टिब्रेट्स में पैरासाइट रहते हैं। तो देखिए इनका जो जीवन चक्र होता है, लाइफ साइकिल जो होता है, वो एक होस्ट में या फिर 2 होस्ट में कंप्लीट हो सकता है, ठीक है ना, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। जिस तरह से प्लाज्मोडियम है वो 2 पोषकों के अंदर जो है वो अपनी बॉडी जो अपना लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट करता है, ठीक है ना, एक फीमेल एनोफ्लीज मच्छर और एक ह्यूमन बीइंग के अंदर। ठीक उसी तरीके से प्लेटी हेलमिन्थेस जो है वो आपके एक पोषक द्विपोषकी भी हो सकता है और एक पोषकी भी हो सकता है, ठीक है ना। तो अपना लाइफ साइकिल इसका जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, जटिल प्रकार का होता है, ठीक है। तो बच्चों फ्लैट वर्म्स के बारे में हमने इतना पढ़ा, आप एक एक चीज़ नोट डाउन करेंगे क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन नेक्स्ट फाइलम के बारे में एस्के हेलमिन्थेस के ऊपर बात करेंगे, ठीक है ना। फ्लैट वर्म्स हो गए हैं, थोड़ी सी और हेलमिन्थोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू।